हेलो स्टूडेंट्स, आज के पीपीटी स्लाइड में हम लंबर पंक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि इस टॉपिक को किन किन पॉइंट्स के अंतर्गत हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लंबर पंक्चर क्या होता है, जिसे हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन, मीन्स लंबर पंक्चर के इंडिकेशन क्या है, संकेत क्या है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ एलपी। एलपी का प्रोसीजर क्या है, इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित जो पॉइंट है उसको देखेंगे, जिसमें पहला है बेसिक इक्विपमेंट्स, यानी कि लंबर पंक्चर करने के लिए हमें कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है पेशेंट इवेल्युएशन, पेशेंट का इवेल्युएशन कैसे करेंगे प्रोसीजर के दौरान, इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को प्रोसीजर के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होगी एलपी के दौरान, ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या, प्रक्रिया क्या होगी एलपी की, ये देखेंगे प्रोसीजर के अंतर्गत। नेक्स्ट है पोस्ट प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर यानी प्रोसीजर के बाद हम किन किन प्रक्रियाओं को करेंगे या किन चीज़ों को एडवाइस करेंगे पेशेंट को, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे पोस्ट प्रोसीजर ऑफ एलपी में। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, मीन्स ये सारी प्रक्रिया यानी एलपी की सारी प्रक्रिया होने के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टॉपिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबर पंक्चर इज यूज टू एग्जामिनेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लंबर पंक्चर का यूज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के एग्जामिनेशन में, मीन्स परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट diagnostic and therapeutic tool for a variety of infectious and non-infectious neurogenic condition। या विभिन्न प्रकार के infectious and non-infectious neurogenic condition को डायग्नोस करने में और थेरेपेटिक बेसिस पर ये किसी भी पर्सन की या डॉक्टर्स की क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट डायग्नोसिस सीरियस बैक्टीरियल फंगल वायरल इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस, इसमें क्या है मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, सिफिलिस जिसे हम इस कंडीशन में सीएनएस सिफिलिस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिफिलिस या न्यूरोजेनिक सिफिलिस। नेक्स्ट है सर्व एरकोनाइड हेमरेज एंड सर्टेन कैंसरस इन्वॉल्विंग द ब्रेन और स्पाइनल। ये जितने भी सीरियस बैक्टीरियल फंगल और वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, सीएनएस सिफिलिस है, सर्व एरकोनाइड हेमरेज है, सर्टेन कैंसर है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कैंसर इन्वॉल्व है, इनको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। आइए अब हम बात करते हैं लंबर पंक्चर की, मीन्स लंबर पंक्चर क्या है। फर्स्ट है इसमें लंबर पंक्चर आल्सो नोन एज स्पाइनल टैप, लंबर पंक्चर को हम स्पाइनल टैप भी कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर इन विच अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू द स्पाइनल कैनाल एंड कलेक्ट अ सैंपल ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत हम एक नीडल को स्पाइनल कैनाल में इंसर्ट करते हैं वहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सैंपल के रूप में कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिस इज द fluid that surrounds a person brain and spinal cord to protect them from injury। यह एक ऐसा फ्लूइड है जो कि क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से क्या किया रहता है, घेरे रहता है, जो कि क्या करता है, बाहरी आघातों से, जो बाहरी इंजरी है उससे स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की क्या करता है, सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है एलपी। एलपी मीन्स लंबर पंक्चर कैन डायग्नोज सीरियस इन्फेक्शन डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एलपी जो है सीरियस इन्फेक्शनस डिसऑर्डर जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनको डायग्नोज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जैसे एग्जाम्पल है इसमें, पहला मेनिंजाइटिस। मैं सारे डिजीज़ को एक एक करके थोड़ा सा मैं बता दूंगी ताकि आपको क्लियर रहे कि मेनिंजाइटिस में क्या होता है, और जो भी मैं आगे बोलूँगी उन सब डिजीज़ में क्या होता है, बस आपको जानने के लिए, नोट्स इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लो। इसमें क्या है, मेनिंजाइटिस है अदर डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच एज गुइलिन बेरे सिंड्रोम। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कैंसर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेनिंजाइटिस की, मीन्स मेनिंजाइटिस में क्या होता है।
मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन के कारण ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाना होता है। यानी कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन के मेम्ब्रेन में अगर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो इसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, या वायरल इन्फेक्शन से होता है, लेकिन यह बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुइलिन बैरे सिंड्रोम की। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो खुद के लिए ही खतरा साबित होने लगता है। वो खुद ही क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर उत्पात मचा के रखता है। यानी कि वो जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उनको नष्ट करने लगता है खुद से ही हमारा इम्यून सिस्टम, और उसको ईट करने लगता है। तो गुइलियन बैरे सिंड्रोम भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें इम्यून सिस्टम नर्व पर अटैक करता है। यह एक्यूट बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम एमएस भी बोलते हैं, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक विकृति है या प्रॉब्लम बोल सकते हैं, डिजीज़ है, या ऑटो इम्यून सिस्टम का विकार भी इसको बोल सकते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो नर्व्स के प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो सुरक्षात्मक कवच होता है, उसको खा जाती है, जिससे नर्व्स को क्षति पहुंचती है, और यह ब्रेन और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। ये होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कैंसर का मतलब ही होता है क्या, जब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू होने लगते हैं तो इसे हम कैंसर बोल देते हैं। तो जब क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सीएनएस के प्राइमरी कंपोनेंट हैं। तो व्हेन abnormal growth of tissue found inside the skull or the bony spinal column, it's called cancer of the brain and spinal cord. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये सारे डिस्कस हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट है इट आल्सो हेल्प थेरेपेटिक बेसिस विद द हेल्प ऑफ एलपी। ये कैसे, ये थेरेपेटिक बेसिस पे क्या करता है, डॉक्टर्स की या किसी व्यक्ति की हेल्प करता है। अब थेरेपेटिक बेसिस का मीन्स है, एक तो हो गया डायग्नोसिस बेसिस पे इसने हेल्प कर दिया किसी भी इन्फेक्शनस न्यूरोजेनिक या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर को क्या करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। अब थेरेपेटिक बेसिस पे भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। थेरेपेटिक बेसिस मीन्स कि या किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना है, दवा देना है, इन सब चीज़ों में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। थेरेपी देने में भी हेल्प कर रहा है। तो इसलिए क्या है, एक तरह से क्या, डायग्नोसिस बेसिस पे, और दूसरा क्या है, थेरेपेटिक बेसिस पे ये क्या करता है, हेल्प करता है डॉक्टर्स की या पेशेंट की। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, अब कैसे करता है, हेल्प ऑफ एलपी, डॉक्टर इंजेक्ट एनेस्थेटिक मेडिकेशन। एलपी की मदद से डॉक्टर एनेस्थेटिक मेडिकेशन को, कीमोथेरेपी ड्रग को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से क्या करता है, थेरेपेटिक बेसिस पे भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है इंडिकेशन। अब क्या इंडिकेशन, क्या संकेत रहेंगे, तो एलपी होता है। अगर डायग्नोसिस की जाएगी किसकी, अगर ऐसी डायग्नोसिस होती है कि सीएनएस इन्फेक्शन है, यानी कि जैसे मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, सीएनएस सिफिलिस है, कैंसर है, सब एराकोनॉइड हेमरेज है। तो अगर ये सारी चीज़ें डायग्नोस होती हैं तो ये सारी क्या होती हैं, ये इंडिकेशन होती हैं एलपी की, लंबर पंक्चर करने की। पहले हम जान लेते हैं कि सीएनएस सिफिलिस क्या होता है और इंसेफेलाइटिस क्या होता है और सब एराकोनॉइड हेमरेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसेफेलाइटिस का। जब इन्फेक्शन के कारण ब्रेन टिश्यू में क्या हो जाता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इस स्थिति को हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। यह इन्फेक्शन जो होता है वो बैक्टीरियल या वायरल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज जो इंसेफेलाइटिस का होता है वो वायरल इन्फेक्शन ही होता है। कुछ केसेस में
यह इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के कारण होता है और बहुत ही रेयर केस में यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा कॉज होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीएनएस सिफिलिस का मतलब क्या है। सीएनएस सिफिलिस ये कॉज्ड होता है ट्रिपैनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा। ये सिफिलिस का अगर उपचार नहीं होता है, मीन्स यदि सिफिलिस क्या हो जाती है, अनट्रीटेड हो जाती है, तो ये अफेक्टेड पर्सन में ये रिस्क पैदा करती है कि डेवलप होकर न्यूरोसिफिलिस में या सीएनएस सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाए। यह नर्वस सिस्टम का एक इन्फेक्शन होता है, स्पेशली ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यह जानलेवा बीमारी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब एराकनॉइड हेमरेज की। इस स्थिति में ब्रेन तथा उसके टिश्यू मतलब ब्रेन के जो टिश्यू हैं उनकी कवरिंग के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। इस स्थिति को हम सब एराकोनॉइड हेमरेज कहते हैं। इसे परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो। इस तरह से हमने सारी डिजीज़ को मैंने बता भी दिया कि इसमें होता क्या क्या है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो या समझने में टॉपिक को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है इवेल्युएशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डीमाइलिनेटेड और इन्फ्लामेटरी सीएनएस प्रोसेसेस सच एज। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि सीएनएस में कोई इन्फ्लामेशन का इवेल्यूशन तो नहीं किया गया है या डायग्नोसिस तो नहीं, डायग्नोसिस या इवेल्यूशन तो नहीं हुआ है कि सीएनएस में इन्फ्लामेशन है या उसमें डीमाइलिनेशन हो गया है। डीमाइलिनेशन यानी कि जो नर्व्स का सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो कवच होता है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, एलपी होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर इसका डायग्नोसिस हो जाता है किसी पेशेंट में, या नेक्स्ट है गुइलियन बैरे सिंड्रोम है। नेक्स्ट है इन्फ्यूज़न ऑफ एनेस्थीसिया, कीमोथेरेपी और कंट्रास्ट अगेंस्ट द स्पाइनल कैनाल। अगर एलपी तब करने का संकेत मिलता है जब हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया या कोई कीमोथेरेपी या कोई कंट्रास्ट जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड में क्या करते हैं, एजेंट के तौर पे इन्फ्यूज़ करते हैं, तो एलपी करने का संकेत मिलता है। यानी कि ये सारे क्या हैं, इंडिकेशन है एलपी के। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ एलपी। एलपी का प्रोसीजर करने के लिए हमें क्या होती है, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टेराइल सेसेव ट्रे हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, गाउन होना चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किन प्रिपरेशन सोल्यूशन होना चाहिए, जो कि ऑपरेशन या किसी भी सर्जरी को ये करने से पहले हमें क्या होना चाहिए, करना है, उस स्थान को प्रिपेयर साफ़ करने के लिए, स्टेराइल करने के लिए जिस सोल्यूशन की ज़रूरत होती है उसे हम स्किन प्रिपरेशन सोल्यूशन कहते हैं, जैसे कि बेटाडीन है। नेक्स्ट हमारे पास कट सीट होना चाहिए। कट सीट कैसा होना चाहिए, जैसे होता है एक ऐसे सीट होती है जिसके बीच में क्या होता है, ऐसे कटा होता है। ये जो होता है हमें पंक्चर साइड पे या जहाँ पे हमें ऑपरेट करना उस साइड पे उसको फोकस करती है, और बाकी साइड क्या होते हैं, ढके होते हैं, ये ढका होता है, और बीच में क्या होता है, खाली होता है, जो कि साइड को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और यहाँ पे हम प्रोसीजर करते हैं। तो हमें एक कट शीट चाहिए, नेक्स्ट स्टेराइल ट्रैवल चाहिए, स्मॉल बेसिन चाहिए, 4x4 गॉज स्पॉन्ज चाहिए, स्पॉन्ज फोर्सेप चाहिए। नेक्स्ट हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए हम देखते हैं। लोकल एनेस्थीसिया चाहिए, पेन रिमूव करने के रोकने के लिए ना, ताकि उसे महसूस ना हो पेशेंट को। 20 to 22 गॉज स्पाइनल नीडल चाहिए, 4 से 4.5 यानी कि हमें क्या, स्टेराइल टेस्ट ट्यूब विथ स्टॉपर, यानी कि हमें 4 स्टेराइल टेस्ट ट्यूब चाहिए, जिसमें हम सीएनएस का सैंपल भेज सकें लैब में, जो कि जिसमें ढक्कन लगा हो, स्टॉपर उसमें हो। नेक्स्ट है 20-25 गॉज नीडल चाहिए, किसके लिए, एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेशन के लिए,
जब हम सबक्यूटेसनी क्यूटेनियस इन्फिल्ट्रेशन करेंगे एनेस्थीसिया का, तो उसके लिए हम 20 to 25 गॉज नीडल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर मोनोमीटर विथ ट्यूबिंग। हमें क्या चाहिए, हमें प्रेशर मोनोमीटर की जरूरत। प्रेशर मोनोमीटर में ट्यूबिंग लगी हुई होनी चाहिए। ये सारे का हम जो पिक्चर है वो आगे आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है इसमें 3 वे स्टॉप कॉक चाहिए, 3 वे स्टॉप कॉक। नेक्स्ट है 10 ml सिरिंज जो है वो ऑप्शनल है। ये देखिए ये स्टेराइल CSF ट्रे, ये है प्रेशर मोनोमीटर विथ ट्यूबिंग। नेक्स्ट ये 3 वे स्टॉप कॉक, ऐसा दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर को हम 11 पॉइंट्स, जो 11 हमारे स्टेप्स हैं, उस 11 स्टेप्स के अंतर्गत हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशनिंग। नेक्स्ट है लैंडमार्क फॉर LP साइट, हमें लैंडमार्क बनाना है LP साइट पे। मार्किंग LP साइट, लैंडमार्क जहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम बनाएंगे, कैसे हमें लैंडमार्क क्रिएट करना है मैं आगे बताऊंगी आपको अभी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्किंग भी करेंगे। मार्किंग करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा निडल होता है उसका पिछला हिस्सा जो होता है प्लास्टिक का, उससे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्किन पे जब पुश करते हैं तो वो गोल उसका निशान बन जाता है। तो इस तरह से हम मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रे ओपनिंग एंड सेटअप। ट्रे को ओपन करेंगे और उसको सेट करेंगे और उसमें सारी चीज़ों को देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्रिपरेशन एंड ड्रैप, हम प्रिपेयर करेंगे पंक्चर साइट को, साफ करेंगे, स्टेराइल करेंगे और ड्रैप करेंगे। ड्रैप करेंगे किससे, कट शीट जो है उससे ड्रैप कर देंगे। नेक्स्ट है क्यूटेनियस एनेस्थीसिया, उसके बाद हमें क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है। नेक्स्ट है डीप एनेस्थीसिया, फिर हमें क्या करना है, थोड़ा और डीप जा करके क्या करना है, डीप एनेस्थीसिया देना है। नेक्स्ट लंबर पंक्चर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अटैच मोनोमीटर एंड ऑब्टेन ओपनिंग प्रेशर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लंबर पंक्चर करने के बाद जब CSF क्या करेगा, लीक करने लगेगा, वहाँ से निकलने लगेगा, तो वहाँ पे मोनोमीटर, जो हमारा प्रेशर मोनोमीटर है, उसको हम अटैच कर देंगे उसकी ट्यूबिंग को। किस लिए, ऑब्टेन ओपनिंग प्रेशर के लिए। नेक्स्ट है कलेक्ट CSF, और वहाँ से हम क्या करेंगे, चारों जो ट्यूब हमारे पास है सैम्पलिंग ट्यूब, उसको हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, चारों पे अलग अलग नंबर, ये 1 2 3 4 के क्रम में लिख देंगे। और उसमें CSF फ्लूइड को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे लैब में भेजने के लिए। नेक्स्ट है फिनिशिंग अप। अब इस तरह से क्या होगा, हमारा सारा प्रोसीजर क्या होगा, ख़त्म होगा LP का। अब स्टार्ट करेंगे LP प्रोसीजर। LP प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट को क्या करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। आफ्टर प्रोवाइडिंग द प्रपोज रिस्क एंड बेनिफिट एंड स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, हमें अपना जो भी LP का प्रोसीजर है उसको प्रोवाइड करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले हम रोगी को क्या करेंगे, या और उसके घर वालों को उस प्रोसीजर का उद्देश्य, उसका जोखिम क्या है, मीन्स रिस्क क्या है इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया का लाभ क्या है, और प्रोसीजर का जो भी स्टेप है उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम पेशेंट और हिज और हर फैमिली। इस पॉइंट को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हमें क्या करना होता है, पेशेंट से, अगर वो चाहे औरत हो चाहे वो आदमी हो, महिला हो या पुरुष हो, उससे हमें क्या होता है, कंसेंट फॉर्म भरवाना होता है, जिसे हम इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं, जिसे सूचित सहमति पत्र कहते हैं। इसको हमें क्या करना होता है, फिल करवाना होता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें पेशेंट की जो फैमिली है उससे ये कंसेंट फॉर्म भरवाना होता है, जिसमें कि रिस्क और जो हमारी प्रक्रिया है उसका उद्देश्य, उसका स्टेप, सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेंशन होती हैं। और इस कंसेंट फॉर्म के साइन करने के बाद ही प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिमेंबर बिफोर द LP प्रोसीजर। नेक्स्ट है पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट। ये क्या है, अब पोजिशनिंग हम कैसे करेंगे, किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए क्या होता है, एक पोजीशन होता है। तो इसी तरह LP का जो प्रोसीजर है उसको भी करने के लिए क्या है, एक पोजिशनिंग है। तो पोजिशनिंग कैसे होगी,
ये देखते हैं पहला इसमें, पोजीशन ऑफ एलपी कैन बी आइदर सिटिंग और साइड लेइंग। एलपी के लिए जो पोजीशनिंग होती है, इसमें पेशेंट या तो साइड लेइंग यानी करवट जिसे हम बोलते हैं, एक साइड लेटा रहे, या तो बैठ करके होती है। जो साइड लेइंग पोजीशन होती है उसे लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट लाइक इन्फेंट एंड यंगर चिल्ड्रन इज साइड लेइंग। जो हमारे पेशेंट है जैसे इन्फेंट है, शिशु जो एकदम छोटे बच्चे हैं, यंगर चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं, इज साइड लेइंग, उनको क्या करना है, साइड लेइंग पोजिशनिंग में क्या करते हैं, लेटाते हैं, यानी कि करवट लेटाते हैं। इस स्थिति के दौरान देयर हिप्स नी एंड चिन इन फ्लेक्स पोजीशन, उनके जो हिप्स हैं, उनकी जो नी है, घुटना है, और उनका चिन है, वो फ्लेक्स पोजीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें देखिए यही पोजीशनिंग होती है लंबर पंक्चर की। जब व्यक्ति क्या होता है, सिटिंग पोजीशन में होता है, तो इस तरह से वो करवट लेटा होता है, बेड के आइदर पहले साइड में या दूसरे साइड में, दोनों साइड में किधर भी वो इस तरह से करवट ले सकता है, जिसे हम लेइंग पोजीशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन में ऐसे। ये बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है सिटिंग पोजीशन, क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं इस स्थिति को, इसलिए लेइंग पोजीशन जो होता है वो बच्चों के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में अभी स्टडी करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, माय गॉड छूट गया क्या, नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड ends at L1 to L12। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है, L1 से शुरू होता है, और L12 पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सो साइट फॉर पंक्चर आर लोकेटेड एट, इसलिए हम साइट, जो पंक्चर का साइट है, हम उसको किस तरह से लोकेट करेंगे, कहाँ पे लोकेट करेंगे, आइए हम देखते हैं आगे। L3, L4, L4, L5 एंड L5 S1 आर द, ये सारे क्या है, ऑल पॉसिबल साइट ऑफ एलपी, ये सारे क्या है, पॉसिबल साइट है एलपी के लिए, लंबर पंक्चर के लिए। नेक्स्ट है L4, L5 इज द मोस्ट कॉमन साइट, जिसमें से कि क्या है, L4 एंड L5 जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है लंबर पंक्चर के लिए। क्यों, क्योंकि इट हैज़ लार्जेस्ट स्पेस व्हेन इट फ्लैक्स, यानी कि जब ये फ्लैक्स होते हैं तो फैलते हैं, तो इसके बीच जो लंबर पंक्चर के लिए हमें स्पेस चाहिए वो थोड़ा और ज़्यादा मिलती है, इसलिए L4 और L5 को मोस्टली लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं पंक्चर के लिए, एलपी पंक्चर के प्रोसीजर के लिए। यहाँ पे ये डायग्राम है जिसमें कि पंक्चर साइट दिखाया गया है, जिसमें बताया गया कि पंक्चर निडल की क्या पोजीशन होनी चाहिए एडल्ट में, और पंक्चर निडल की क्या पोजीशन होनी चाहिए एक बच्चे में। और ये जो पंक्चर है वो L3 और L4 के बीच में क्या हो रही है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इंटर स्पेस एंड मार्क द पंक्चर साइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे इंटर स्पेस को, जहाँ पे हमें क्या करना है, पंक्चर करना है, और वहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। मार्क कैसे करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो निडल है उस जिससे उससे पीछे का जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है उसको हम जब पुश करते हैं स्किन पे तो वहाँ पे गोल निशान पड़ जाता है। तो इस तरह से हम साइट बना सकते हैं पंक्चर साइट को मार्किंग के लिए। एंड द L4 और L5 इंटर एट द L4 एंड L5 इंटरस्पेस, इस मार्किंग को हमें L4 और L5 इंटरस्पेस के बीच करना है इन परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को खींच करके फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट। कैसे हम इलियक क्रेस्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट करेंगे, आगे हम आपको एक पिक्चर है उसमें बताएंगे। रिमार्क लैंडमार्क, हम लैंडमार्क को क्या करेंगे, रिमार्क कर देंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर पंक्चर साइट विथ क्लोरोहेक्सिडीन और बेटाडीन। अब हम पंक्चर साइट जहाँ पे हमें पंक्चर स्टार्ट करना है उसको प्रिपेयर करेंगे, उस जगह स्टेराइल या साफ करेंगे, किसके हेल्प से, क्लोरोहेक्सिडीन और बेटाडीन के हेल्प से। प्लेस स्टेराइल ट्रैप, उसके बाद हम कट शीट को वहाँ पर लगा देंगे।
जो भी हमारा स्टेराइल ड्रैप है उसको हम लगाएंगे। यह है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट को क्रिएट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि एक मार्कर ले लीजिए, उसको जो हमारा ये कमर के ऊपर वाला जो ये धंसाव वाला रीजन होता है, जो हमारा क्रेस्ट वाला इलियक क्रेस्ट है, ये वाला रीजन, वहाँ से एक ऐसे एकदम सीधी लाइन खींचते हैं और इधर से इस वाले इलियक क्रेस्ट से भी कि एक सीधी लाइन खींचते हैं और उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और उसके बाद L4 और L5 उसके बीच में यहाँ पे एक हम मार्क कर लेते हैं और वहाँ से क्या होता है, LP का जो प्रोसीजर होता है इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये पंक्चर साइट है। यहाँ पे 1 मिनट में पेन ले लूँ। ये पंक्चर साइड है L3 और L4 का। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये मार्किंग की गई है इलियक क्रेस्ट की। दोनों को मिला देने से यहाँ पे L4 L5 के बीच में क्या होगा, लंबर पंक्चर की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट, अब प्रोसीजर को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। प्लेस स्टेराइड ड्रैप, मैंने बताया था स्टेराइड ड्रैप को हम लगा देंगे। यूजिंग 1% lidocaine infiltrate the skin and subcutaneous tissue with 22 to 25 gauge needle। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगभग प्रक्रिया के 30 मिनट पहले हम क्या करेंगे, 1% लिडोकेन क्या करेंगे, इनफिल्टर कर देंगे सबक्यूटेनियसली स्किन के अंदर, जो स्किन टिश्यू है उसके अंदर सबक्यूटेनियली हम 22 या 25 गॉज नीडल का यूज़ करके लिडोकेन को इनफिल्टर करेंगे, डालेंगे। नेक्स्ट है पोजीशन द पेशेंट एट वन साइड ऑफ एज ऑफ द बेड। अब बेड के जो किनारा है उसमें वन साइड पे पेशेंट को क्या करेंगे, करवट लेटा देंगे। नेक्स्ट है प्लेस अ स्मॉल पिलो अंडर पेशेंट हेड एंड अनदर बिटवीन द लेग। एक स्मॉल पिलो क्या करेंगे, पेशेंट के सिर के सिराहने, और एक क्या करेंगे, दोनों पैर के बीच में, जब वो करवट लेटा रहेगा तो दोनों पैर के बीच में लगा देंगे। स्मॉल पिलो, नॉट अ बिग पिलो। नेक्स्ट, असिस्ट द पेशेंट टू मेंटेन पोजीशन। और पेशेंट से बात करेंगे और उसको असिस्ट करते रहेंगे कि वो इस पोजीशन को मेंटेन किए रहे, हिले डुले ना, इधर उधर न घूमे चारों तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे, इनकरेज पेशेंट टू रिलैक्स एंड टू ब्रीथ नॉर्मली। पेशेंट को हमेशा इनकरेज करते रहेंगे कि आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए और आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए। नॉर्मली जो ब्रीदिंग रेट होता है उस तरह से, घबराइए नहीं। नेक्स्ट है इंसर्ट स्पाइनल नीडल इनटू द मिडवे बिटवीन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L4 L5 इंटरस्पेस। अब हम क्या करेंगे, जो स्पाइनल नीडल है उसको मिडवे, बीच में स्पाइनस प्रोसेस के, किसके, L4 और L5 के इंटर स्पेस में इंटर कर देंगे, इंसर्ट करेंगे। अ पॉप ऑफ सडन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इंडिकेट दैट लिगामेंटम फ्लेवम एंड डूरा आर पंक्चर। तभी हमें क्या करेगी, एक पॉप यानी फक की जो ध्वनि हमें सडन क्या करेगी, सुनाई देगी, जो कि क्या करेगी, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगी। और ये इंडिकेट करता है कि लिगामेंटम ऑफ फ्लेवम और डूरा जो है वो पंचर हो गए हैं। क्योंकि जब भी हम इसको स्किन को जब हम L4 और L5 इंटर स्पेस को जब हम पंक्चर करते हैं तो जब हम पंक्चर करेंगे तो जो इसका वो प्रिक्ट कैसे होता है, किस ऑर्डर में ये प्रिक्ट होता है स्किन, तो इसमें सबसे पहले स्किन प्रिक्ट होगा, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रिक्ट होगा, फिर सुप्रा स्पाइनल लिगामेंट प्रिक्ट होगा, फिर इंटरनल या इंटर स्पाइनल लिगामेंट जो होगा वो प्रिक्ट होगा। उसके बाद लिगामेंटम फ्लेवम आता है और ट्यूरा मेटर आता है। तो इस तरह से वहाँ पे क्या होगी, फक की आवाज़ आएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, रिमूव द स्टाइलेट एंड वेट 2 to 3 सेकेंड टू लुक फॉर CSF फ्लो। अब हम क्या करेंगे, स्टाइलेट को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे और 2 से 3 सेकेंड तक देखेंगे कि CSF फ्लो हो रहा है कि नहीं। इफ़ नन, अगर नहीं हुआ तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, 1 से 2 mm और अंदर जाएंगे उसी टाइम।
नेक्स्ट, इफ बोन इज फेल्ट पार्शियली विड्रॉ एंड रीपोजिशनिंग, अगर हमें निडल इंसर्ट करने के दौरान अगर ऐसा फील होता है कि अरे बोन है वहाँ पे, पार्शियली बोन का फीलिंग आता है कि कहीं बोन में तो नहीं लग रहा है, तो हमें निडल को क्या करना है, निकाल लेना और फिर से पेशेंट की रीपोजिशनिंग करानी है, पेशेंट को थोड़ा और पोजिशनिंग उसकी सही करनी होती है। नेक्स्ट है, इफ CSF इज सीन यूज द मैनोमीटर टू रीड द ओपनिंग प्रेशर इन लैटरस डिक्यूबिटिस, अगर हमें क्या होता है CSF दिखाई देने लगता है तो हमें मैनोमीटर का यूज़ करना है, किस लिए, रीड टू द ओपनिंग प्रेशर। अब ये ओपनिंग प्रेशर कब रीड होगी, जब पेशेंट क्या होगा, लैटरल लेइंग यानी करवट सोया रहेगा, जिसे हम लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन CSF फ्लो इस्टेब्लिश्ड, जब ये CSF फ्लो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, रोटेट द निडल 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, तो हम अपनी नीडल को क्या करेंगे, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज वामावर्त, जिसको बाएं भाग में घुमाना होता है, उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, फॉर द पेशेंट इन लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन। और इसमें पेशेंट क्या होगा, वो उस वही करवट पोजीशन में ही होगा, जिसे हम लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन या लेइंग पोजीशन बोल रहे हैं। इफ पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन, नो एडजस्टमेंट इन रिक्वायर्ड, यदि पेशेंट क्या है, सिटिंग पोजीशन में है, तो इस एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, रिक्वायर रिमूव 1 to 2 ml ऑफ CSF इन ईच ऑफ 4 सैम्पलिंग ट्यूब, जो हमने सैम्पलिंग ट्यूब रखा है जिसमें 1 से लेकर 4 तक नंबरिंग किया है, उस सब में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के लगभग 2 ml तक CSF फ्लूइड कलेक्ट कर लेंगे जांच को भेजने के लिए। नेक्स्ट है, रिप्लेस द स्टाइलेट फुली इनटू द स्पाइनल नीडल बिफोर विड्रॉइंग द नीडल, हम क्या करेंगे, जो स्टाइलेट है उसको फुली क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे स्पाइनल निडल से, बिफोर विड्रॉइंग द निडल, बिना निडल को विड्रॉइंग किए हुए, सॉरी निडल को विड्रॉ करने से पहले। नेक्स्ट है, रिमूव निडल इन 1 मोशन, हमेशा हम निडल को क्या करेंगे, एक मोशन में ही रिमूव वो करेंगे, घुमाएंगे। अब हमें रिमूव करना है निडल को, तो एक मोशन में क्या, इन्हें कि इधर भी घुमा रहे हैं इधर भी घुमा रहे हैं ताला चाबी की तरह, नहीं ऐसे नहीं, हम एक मोशन में क्या करेंगे, निडल को मूव करेंगे और उसको क्या कर लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, कीप द गॉज रेडी इन द अपोजिट हैंड टू अप्लाई ऑन पंक्चर साइड फॉर शॉर्ट टाइम, अब तुरंत हम हमेशा निडल निकालने से पहले हम दूसरे हाथ में गॉज लेकर के रेडी रहेंगे और उसको पंक्चर साइड पे अप्लाई कर देंगे कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है पोस्ट प्रोसीजर, अब पोस्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, ये सारा प्रोसीजर का चरण था, अब हम बात करेंगे कि प्रोसीजर के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है। क्लीन प्रोसीजर एरिया यूजिंग प्रोविडीन आयोडीन सोल्यूशन एंड प्लेस ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, अब हम प्रोसीजर का जो स्थान है उसको क्लियर करेंगे, किसके थ्रू, प्रोविडीन आयोडीन सोल्यूशन के थ्रू, और वहाँ पे स्टेराइल ड्राई ड्रेसिंग करेंगे, जो पहला वाला जो हम गॉज से दबाए थे उसको हम उसको शॉर्ट टाइम के लिए रखे थे उसको हटा देंगे। नेक्स्ट है, एडवाइस पेशेंट टू लाई सुपाइन पोजीशन फॉर 1 to 2 आवर, अब चूँकि LP की जो प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, L4 L5 पे हो रही है, तो वहाँ पे जब हम पंक्चर करेंगे तो पेशेंट को हमें एडवाइस करना होता है कि वो सुपाइन पोजीशन में वो क्या करे, 1 से 2 घंटे तक लगभग लेटा रहे। एसेस पेशेंट फॉर एनी एडवर्स टू प्रोसीजर, पेशेंट को हमेशा क्या करना है, एसेस करना चाहिए प्रोसीजर के दौरान हुए किसी भी प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट है, इनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इंटेक टू 24 आवर आफ्टर प्रोसीजर, पेशेंट को इंक्रीज करते रहना चाहिए कि वो 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करे, जो तरल पदार्थ हैं उनको ईट करे या खाए पिए, खाता है अगर तरल पदार्थ को तो खाए, अगर पीता है तो पिए। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लंबर पंक्चर करने के दौरान हेडेक हो सकता है, यानी कि सर दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग हो सकती है, या
ब्रेन स्टेम हेरिनेशन हो सकता है। हम बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रेन हेरिनेशन या ब्रेन स्टेम हेरिनेशन होता क्या है। जब ब्रेन टिश्यू और ब्लड और CSF स्कल में अपने नॉर्मल पोजीशन से क्या हो जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। और इसका ये कॉज क्या होता है, अगर हेड इंजरी हो जाती है जिससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, या स्ट्रोक हो गई, ब्लीडिंग हो गया, या ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो इस कारण से स्थिति आती है जिसे हम ब्रेन हेरिनेशन कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन हैं LP के। अगर हेडेक होता है तो ये अगर CSF लीक हो रहा है तो उसके कारण हो सकता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 या 8 घंटे के भीतर क्या करना चाहिए, पेशेंट को क्या करना है, बेड रेस्ट करना चाहिए और फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट जो है बैक पेन है, इसको ट्रीट करने के लिए हम एसिटामिनोफेन लेना होता है, या पेशेंट को हम हीट अप्लाई करने के लिए यानी गर्म सिकाई करने के लिए बोल सकते हैं बैक पेन के दौरान। अब इन्फेक्शन और जो ये ब्लीडिंग होते हैं वो काफ़ी रेयर केस में पॉसिबल होती हैं। तो इस तरह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो हो सकते हैं LP के दौरान। नेक्स्ट है यूज़ अ लंबर पंक्चर में बी डन टू। लंबर पंक्चर का यूज़ क्या है, कलेक्ट CSF और लेबोरेटरी एनालिसिस। CSF को कलेक्ट करने के लिए, किस लिए, लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है मेजर प्रोसीजर ऑफ CSF का जो प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है इंजेक्ट स्पाइनल एनेस्थेटिक, कीमोथेरेपी, ड्रग, अदर मेडिकेशन। किसी भी थेरेपेटिक कंडीशन, थेरेपेटिक को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, केमोथेरेपी देना है, ड्रग देना है, या कोई मेडिकेशन देना है थ्रू द स्पाइनल स्पेस। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हेल्प कर रही हैं LP से। इंजेक्ट डाई, जिसे हम जैसे माइलोग्राफी के दौरान, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे क्रिस्टेनोग्राफी, अगर कैंसरस प्रॉब्लम है तो इसके दौरान ये होता है, इसको इंजेक्ट करना है इनटू CSF टू मेक डायग्नोस्टिक इमेज ऑफ द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड का फ्लो कैसा है उसका डायग्नोस्टिक इमेज देखने के लिए ये सारे सब्सटेंस को, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है या डाई है, उसको यूज़ किया जाता है और ये देखा जाता है कि CSF का फ्लो कैसा है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन इंफॉर्मेशन कलेक्शन विच इज़ यूज टू डायग्नोसिस। ये इंफॉर्मेशन जो डिजीज़ है उसका कलेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है सीरियस बैक्टीरियल, ये सीरियस बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है और CNS सिफिलिस है, इसको क्या करता है, डायग्नोस करता है। ब्लीडिंग अराउंड द ब्रेन, उसके डायग्नोसिस में हेल्प करता है। सर्टेन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जैसे कि क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गुइलिन बेरे सिंड्रोम, इनको भी क्या कर रहा है, डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है। थैंक यू। इस तरह से हमारा यह लंबर पंक्चर का टॉपिक कंप्लीट होता है।